किष्किंधा कांडम, इसका एंडिंग में क्या हुआ भाई, सबका दिमाग के दही करके रख दिया। जिसे कुछ भी पता नहीं समझ रहे थे उसे सब पता था, जिसे मेंटली स्टेबल नहीं है समझ रहे थे वो सबसे इंटेलिजेंट था, और जिसे हम गलत कर रहा है समझ रहे थे वो सब कुछ सही कर रहा था। ऊपर से रामायण का रेफरेंस, वो 3 वाइज मंकी का रेफरेंस, प्लस और भी बहुत सारे इसका हिडन डिटेल्स। भाई ये एक स्पेशल वीडियो तो डिजर्व करता है, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एंडिंग एक्सप्लेन और सारी रेफरेंस के साथ इसका हिडन डिटेल्स के ऊपर एक वीडियो। तो भाई जो लोग अभी तक इसे नहीं देखे है जाओ और जाके पहले देखो इसे, नहीं तो आपके लिए सब स्पॉइल हो जाएगा। और जो लोग भी इसे देख चुके हो अब भाई आप इसका नेक्स्ट लेवल का डिटेलिंग देखो। Why are you lying? तुम ही आई थी ना, मैं जानता हूँ। हो गई तसल्ली? ये तो हमारी उम्मीद से परे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका एंडिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेलिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। अप्पू पिल्लाई पहले आर्मी में थे और आर्मी में होते टाइम उनका सर्विस रिकॉर्ड इतना अच्छा था कि सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन फिर भूलने की बीमारी की वजह से उन्होंने जब अपना सर्विस पिस्तौल खो दी तो हेल्थ इश्यू की वजह से उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया। तो वो अपना घर चले आए, पर घर आने के बाद भी वो अपना भूलने की बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताए। उल्टा एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए कि भूलने की बीमारी के बारे में भी उनका फैमिली को भी पता ना चले। वो लोगों से बहुत बात करना बंद कर दिए, बाहर जाना बंद कर दिए, और सबके बारे में लिखते हुए अपना डेली रूटीन को भी ऐसा बना दिए कि भाई उनका फैमिली वाले भी आर्मी से निकाल दिए जाने के बाद भी 16 साल तक उनका बीमारी के बारे में जान नहीं पाए। लेकिन फिर जब 2024 की इलेक्शन टाइम आता है तो अप्पू पिल्लाई की सच बाहर आ जाता है। होता कुछ ऐसा है कि इलेक्शन की वजह से पुलिस सारी फायर आर्म लाइसेंस होल्डर को बुला के उनका गन के साथ राउंड सब डिपोजिट करने को बोलती है, और फायर आर्म लाइसेंस होल्डर तो अप्पू पिल्लाई भी होते हैं, लेकिन ये अपने गन टाइम पर डिपॉजिट नहीं करते, गन खो गया बोलते हैं। तो पुलिस भी इनका गन की खोज में लग जाती है। फिर कुछ फोटोग्राफर के जरिए पुलिस वालों को पता चलता है कि अप्पू पिल्लाई के जैसे गन जंगल में बंदरों के पास भी देखा गया है। मतलब भले ही अब अप्पू पिल्लाई के लाइसेंस चला जाता, लेकिन इसके बाद वो गन मिसिंग केस कम से कम बंद हो जाता। लेकिन फिर इनके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जब अप्पू पिल्लाई के गन का बुलेट किसी की बॉडी में मिलती है। मतलब इससे पहले अप्पू पिल्लाई की जमीन में जिसे कि वो 3 साल पहले बेच दिए थे, वहाँ खुदाई करते टाइम पुलिस वालों को एक बंदर की कंकाल मिलता है जिसका की मौत अप्पू पिल्लाई के गन से चलने वाली गोली से हुआ है। मतलब अब तो अप्पू पिल्लाई को जवाब देना होगा कि उनके गन से वो बंदर की मौत कैसे हुई, और पूछताछ करने पर अप्पू पिल्लाई कोई जवाब दे नहीं पाते। उल्टा उनका हेल्थ इश्यू की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो तभी अजय को उन्हें सच बताना ही पड़ता है कि उसके पापा को कैसे भूलने की बीमारी है, और इसी वजह से उन्हें आर्मी से निकाला भी गया था। मतलब 16 साल पहले जिनका मेंटली कंडीशन ठीक ना होने की वजह से उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया था, उन्हें इनका पुलिस ऑफिसर 3 साल पहले गन का लाइसेंस रिन्यू करके दिया है। तो अगर अब भी वो अप्पू पिल्लाई को रोक के रखते तो प्रॉब्लम उन्हीं के डिपार्टमेंट को होता। इसीलिए अब अप्पू पिल्लाई का सच बाहर लाने के बजाय पुलिस वालों को इनका सच छुपाना पड़ता है। मतलब गन मिसिंग केस और बंदर वाली केस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया समझो। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ ये गन मिसिंग वाली कहानी स्टार्ट हुआ था, वहीं से एक और कहानी भी स्टार्ट हो गया था, और वो है अजय का बेटा चिन्मय या कहीं चच्चू के मिसिंग केस की। उसी दिन अजय भी दूसरी शादी करके अपर्णा को अपना घर ले आया था, और अपर्णा यहाँ आने के बाद वो चच्चू के बारे में जानकारी जुटाने में लग गई थी। मतलब जिस दिन एक तरफ पुलिस वो गन को ढूंढना स्टार्ट कर दिए थे, उसी दिन अपर्णा यहाँ आकर ये भी चच्चू को ढूंढना स्टार्ट कर दी थी। और पुलिस वाले जानने से भी पहले अपर्णा नोटिस कर ली थी कि अजय के पापा को भूलने की बीमारी है। लेकिन भूलने की बीमारी होते हुए भी उनका गन कहीं खोया नहीं था, उसे वो संभाल के रखे थे। लेकिन फिर भी वो पुलिस के सामने झूठ बोल रहे थे। अपर्णा ये बात पता लगा ली, तो तब अजय पुलिस वालों के बाद अपर्णा को भी एक छुपाई हुई दूसरी सच बताता है कि उस दिन 19 मार्च 2021 को जब वो लोग हॉस्पिटल गए थे तब चच्चू अप्पू पिल्लाई के साथ था, और दिन के समय चच्चू अप्पू पिल्लाई के गन लाकर गलती से एक बंदर को मार दिया था, जिसके बाद की उसका कुटाई भी हुआ था। और वैसे तो इसके बाद अप्पू पिल्लाई और सुमा दत्तन मिलकर वो प्रॉब्लम से निपट लिए थे उस बंदर को दफना कर, लेकिन जल्दी जल्दी में वहां से वो गन लेके सेफ जगह रखना भूल गए, जिस वजह से फिर से चच्चू वो गन को उठा के अपने पास रख लिया। फिर उस इंसिडेंट के बाद अजय और प्रवीणा हॉस्पिटल से आए, और उन्हें अब तक कुछ पता नहीं था कि वो लोग जाने के बाद वहाँ क्या कांड हुआ है, क्योंकि अप्पू पिल्लाई बता नहीं सकते थे। वो तो उस सिचुएशन से निपटने के बाद ही उसके बारे में भूल गए थे। आपने देखा ना, सुमा दत्तन ये बताता भी है, और जाहिर सी बात है चच्चू तो खुद उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताएगा नहीं कि वो आज अपने हाथों एक बंदर को मार दिया है। तो अजय को इसके बारे में पता नहीं चलता, वो बाहर चला जाता है। लेकिन अंदर जाते ही जब
जब प्रवीणा चच्चू के पास अप्पू पिल्लाई की बंदूक को देखती है तो उसे चच्चू से छुड़ाते टाइम गलती से गोली लग जाती है और चच्चू खत्म। उसके बाद जाके यहाँ अजयन आता है और इस गम में जब प्रवीणा मरने के लिए हद से ज्यादा गोली खा लेती है तो अजयन प्रवीणा को उस दिन फिर से हॉस्पिटल लेते टाइम इधर अप्पू पिल्लाई चच्चू का बॉडी को कहीं दफना देता है या गायब कर देता है। अपने गन को भी वो वापस सेफ जगह रख लेता है और वो बंदर वाले हादसा जैसे इसके बारे में भी भूल जाता है। लेकिन जब भी उसे चच्चू के बारे में याद आता है तो वो पता करने की कोशिश करता है कि उस दिन क्या हुआ था। इसीलिए वो पहले सुमत दत्तन के पास जाता है ये जानने के लिए कि किस डेट को वो उसके घर गया था और चच्चू ने बंदर वाली कांड किया था। लेकिन सुमत दत्तन से बाकी सारी जानकारी तो मिल जाती है लेकिन डेट सुमत दत्तन को पता नहीं होता। डेट को लेकर वो बस इतना बताता है कि उस दिन अजयन और प्रवीणा हॉस्पिटल गए थे। तो फिर अप्पू पिल्लाई हॉस्पिटल जाता था डेट जानने के लिए कि उसके बेटा और बहू वहाँ कब आए थे। फिर गन चेक करके पता चलता था कि गन से 2 बुलेट मिसिंग है। लेकिन सुमत दत्तन बोल रहा है बंदर को सिर्फ 1 गोली लगा है तो दूसरा गोली गया कहाँ। ऐसे जांच पड़ताल करते करते उसे पता चल जाता है कि चच्चू के माता पिता के हाथों से ही चच्चू को वो दूसरी गोली लगी है, वो भी उसी दिन। तो अब वो इसके बारे में और ज्यादा कुछ जानना भी नहीं चाहता। चच्चू के मौत के बारे में जानते ही वो अपना सारा जांच पड़ताल के पेपर जला देता था और उसके बारे में भूल जाता था। लेकिन आगे जब भी फिर से उसे चच्चू के बारे में याद आता था तो वो सच जानने के लिए फिर से ये जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देता था, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं उसकी गलती की वजह से तो चच्चू का कुछ हुआ तो नहीं है ना। मतलब चच्चू के मरने के कुछ महीने बाद ही अप्पू पिल्लाई ये केस को सॉल्व कर लिया था और स्टार्टिंग से वो गन उसके पास ही था। लेकिन अगर वो इलेक्शन के टाइम गन को पुलिस स्टेशन में डिपोजिट करने जाता तो उसे 2 मिसिंग राउंड की भी हिसाब देना पड़ता, जिसमें से तो एक वो बंदर का दे भी देता। लेकिन चच्चू के बारे में भी वो किसी को बताना नहीं चाहता कि अपना बेटा बहू को चच्चू के मर्डर केस में फंसाना नहीं चाहता, इसीलिए गन खो जाने की झूठ बोलता है। और देखा जाए तो अजयन को भी भले ही चच्चू के बारे में पहले से पता था लेकिन वो गन ना खोने और बंदर मरने की बात पता नहीं था। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो भाई अप्पू पिल्लाई स्टार्टिंग से ही गजनी था। अजयन और प्रवीणा हॉस्पिटल जाते टाइम यहाँ कांड हो गया तो वो पहले बंदर को दफना दिया, फिर चच्चू को गायब कर दिया और सब भूल गया। बाद में जांच पड़ताल करके उसे सब पता भी चला लेकिन गोली का हिसाब ना देना पड़े बोल के वो गन मिसिंग होने की नाटक किया। फिर बंदर का कंकाल मिलने के बाद अप्पू पिल्लाई की बीमारी के बारे में भी पता चल गया और चच्चू का मौत के बारे में भी। देखा एक इलेक्शन ने कितना सारा सच को बाहर निकाल दिया, इसीलिए वो शॉट स्टार्टिंग में था। ठीक है, अब चलो इसका रामायण का रेफरेंस और 3 वाइज मंकी के साथ बाकी सारे डिटेल्स को देखती है। अब रामायण से इसका कोई सीधा कनेक्शन तो नहीं है और ना ही डायरेक्ट रेफरेंस, हाँ लेकिन इनडायरेक्टली रेफरेंस दिया गया है जहाँ चच्चू को सुग्रीव के जैसे दिखाया गया है। देखना चच्चू को पेड़ों पर चढ़ते हुए, गुलाटी मारते हुए और घर के चारों ओर भी शरारत करते हुए बिल्कुल एक नटखट बंदर की तरह दिखाया है। और ये सीन में तो अजयन बोलता भी है कि हनुमान सुग्रीव के अलावा बाकी की सारी बंदर जाति यहीं पर है। लेकिन हनुमान और सुग्रीव क्यों नहीं है? क्योंकि बाली के डर से सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर चले गए थे, हम सबको पता है, जाके हनुमान जी भी सुग्रीव के साथ थे। तो उसी का रेफरेंस में ये डायलॉग था क्योंकि यहाँ भी देखना चच्चू और यहाँ नहीं है। अच्छा लेकिन वो तो बाली से युद्ध होने के बाद गया था ना, तो उसके बारे में भी अजयन आगे बोलता है। देखना बंदर 1 नंबर के दुश्मन थे चच्चू के, उसने तो चूहेदानी से बंदरों को पकड़ने की कोशिश भी की थी। मतलब रामायण में जैसे बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध चल रहा था, यहाँ भी बंदरों और चच्चू के बीच लफड़ा होता रहता था क्योंकि वो लोग चच्चू के खिलौना उठा ले जाते थे। जैसे कि रामायण में बाली ने सुग्रीव के पत्नी रूमा को रख लिया था और अब इससे आगे की डॉट तो अब कनेक्ट कर ही लिए होंगे। फिर एक दिन ऐसा आता है जब श्री राम जी सुग्रीव को बाली के पास लड़ने के लिए भेजते हैं और सुग्रीव की वजह से बाली मारा जाता है। तो यहाँ भी चच्चू की वजह से वो जिसे अपना दुश्मन समझ रहा था या कहे बाली मारा जाता है। लेकिन जैसा कि हम बोल रहे थे इसमें डायरेक्ट रामायण का रेफरेंस नहीं दिए है, इनडायरेक्टली दिए है, तो कुछ तो चेंजेस होगा ही। इसीलिए यहाँ ये बंदर और किसी के हाथों नहीं चच्चू के हाथों ही मारा गया। मतलब इसमें श्री राम जी के रेफरेंस भी इसी से मिल रहा है और सुग्रीव के भी। इसीलिए आगे रामायण में देखना जैसे बिना दोष के श्री राम जी बाली को मारने के बाद अगले जन्म में बाली श्री राम जी के अवतार श्री कृष्ण से उनका प्रायश्चित करवाने आता है, वो जरा नाम का शिकारी जन्म लेकर। और बाली को वो एक तीर से मारे थे तो जरा श्री कृष्ण जी के ऊपर भी एक तीर ही चलाता है। वैसे यहाँ भी देखना जो उस बाली या कहीं बंदर को जैसे गोली से मारा है वो भी वैसे ही गोली से मरता है। रामायण में श्री राम जी बाली को छिपकर मारे थे तो श्री कृष्ण को भी जरा छिपकर मारा था। चच्चू ने वो गोली गलती से चलाई थी तो उसके ऊपर भी वो गोली गलती से ही चला, वहाँ भी मरने वाला का कोई दोष नहीं था। और यहाँ भी भाई मतलब इतना चालाकी से इसका राइटिंग किया ना, इसके लिए तो एक लाइक बनता है यार। नेक्स्ट रामायण में किष्किंधा कांड से माता सीता की खोज स्टार्ट हुई थी तो इसमें भी उसके जैसे ही अपर्णा चच्चू की खोज करने आती है। तो देखना वो इस एरिया में एंटर करते ही किष्किंधा कांडम टाइटल आता है, मतलब खोज शुरू या किष्किंधा कांडम शुरू। इसके अलावा और रामायण से क्या क्या रेफरेंस होगा पता नहीं, लेकिन हम तो इतना ही नोटिस किए। अगर आपने और कुछ नोटिस
नोटिस किया है तो कमेंट में बता देना। नेक्स्ट अगर थ्री वाइज मंकी की देखिए, जो कि हमें इसका टाइटल में भी देखने मिल जाता है, तो इसके बारे में जापानीज में भी है कि मिजारू, इवाजारू और किकाजारू बोल के। और हमारे यहाँ गांधी जी के 3 बंदर के बारे में भी तो आपने सुना होगा। पर ये जहाँ के भी हो, ये तीनों का कहना यही है कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। तो उसी का रेफरेंस भी इसमें हमें देखने मिल जाता है, लेकिन यहाँ भी रामायण के रेफरेंस जैसे कुछ चेंजेस के साथ। पहले तो अजयन का कैरेक्टर को देख लो, उसे ऑलमोस्ट सब कुछ पता होता है, लेकिन वो स्टार्टिंग में अपर्णा को कुछ नहीं बताता, मतलब अपना मुंह बंद रखता है। दूसरा, अपर्णा जिसे बार बार अप्पू पिल्लै के रूम में जाने को मना किया जाता है, लेकिन वो कभी नहीं मानती, मानो जैसे कि उसने अपनी कान बंद कर दिया हो। और तीसरा, अप्पू पिल्लै वो सच्चाई को देख नहीं पा रहा होता है कि उसका पोता चच्चू के साथ क्या हुआ था, इसीलिए वो बार बार जांच पड़ताल करता रहता है। और सब कुछ जानने के बाद वो अपना दिमाग से सब कुछ मिटाना चाहता है, इसीलिए हमेशा उसे जला देता था, भुला देना चाहता था, मतलब मानो वो सच्चाई देखना नहीं चाहता था, इसीलिए उसे जलाकर अपना आंख बंद कर देता था। तो ऐसे ही हमें मिल जाता है वो 3 बंदर का रेफरेंस, जिसमें से एक का मुंह बंद है, दूसरे का कान और तीसरे का आंख। वैसे इसे लेकर कुछ लोग और भी थ्योरी बना रहे हैं, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब कुछ डिटेल्स जिसे हमने इसके अंदर नोटिस किया। अप्पू पिल्लै का बोलने वाली बीमारी इस मूवी का हाईलाइट था, तो चलो उसी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जब थाने से फोन करके पूछते हैं कि अप्पू पिल्लै फोन क्यों नहीं उठा रहे, तो अजयन बोलता है सर वो फोन पर बात करने में इतने कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, तो फिर इसके 1 मिनट बाद ही वो अजयन के साथ कैसे बात किए? असल में वो लैंडलाइन में इसलिए किसी से बात नहीं करते क्योंकि उसमें किसी का भी फोन आ सकता है और अप्पू पिल्लै को उसके बारे में पता नहीं चलेगा और वो इनका क्या लगता भी। उनका भूलने वाले बीमारी का ये पहला इंडिकेशन था। और यहाँ वो फोन उठाते हैं भी तो देखना अच्छे से टाइम लेके पढ़ने के बाद जाके। नेक्स्ट, मणियन को पेड़ पे चढ़ाने के बाद भी जब उन्हें गन नहीं मिला तो अप्पू पिल्लै अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और बाहर जाने से पहले ही एक नोट पैड को वो अपने पास रख लिया, जो दर्शा रहा था कि वो काफी कुछ लिखते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वो भूलते बहुत है। आगे सुमा दत्तन के बाद जब वो हॉस्पिटल जाती है, सर सेम इशू को लेकर आप पहले भी आ चुके हैं। ये अगला हिंट था कि वो भूलते हैं, क्योंकि यहाँ से जाकर वो उसे जला देते थे और वापस से जांच पड़ताल शुरू करते ही हॉस्पिटल पहुंच जाते थे। पता नहीं भाई वो हॉस्पिटल वालों को कितने बार इन्होंने परेशान किया होगा। और यहाँ वो अपना छाता भी भूल जाते हैं, आपने देखा होगा। नेक्स्ट, ये सीन में बेटा का सरनेम भूल रहे हैं, पता बताने के लिए भी मना कर रहे थे और अपर्णा को भी सफेद कपड़ा करके बुला रहे थे क्योंकि अपर्णा का भी नाम भूल गए थे। बाकी वो रास्ता भूलने वाले सीन को तो आपने नोटिस किया होगा, वहाँ गाड़ी खराब नहीं होता, वो खुद बंद करते हुए हम देख सकते हैं, जो कि साफ इशारा कर रहा था इन्हें भूलने की बीमारी है। नेक्स्ट, अजयन के कुछ डिटेलिंग भी की, वो पहले से सब कुछ जानता था। ये सीन में देखना। ये बंदूक के बारे में है? हाँ, पर तुम इतने टेंस क्यों हो रहे हो? उन्होंने अब तक तो उसे ढूंढ भी लिया होगा। नहीं, क्योंकि यहाँ अजयन को भी पता है उस हादसा के बाद चच्चू और उस बंदूक का क्या हुआ। वही चीज को दिखाने के लिए अजयन को मेकर्स यहाँ ऐसा दिखा रहे हैं। और आगे भी जब अपर्णा किसी को कुछ जलाते हुए देखती है तो अजयन को यहाँ पता था कि उसका पापा वहाँ फिर से एक बार चच्चू की मिस्ट्री को सॉल्व कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ बारिश होते ही देखना अजयन के चेहरे पर एक स्माइल दिखता है, ये सोचकर कि चलो आज बच गया, नहीं तो अपर्णा उसका पापा को देख लेती। लेकिन फिर इससे आगे जब वो बंदर की कंकाल मिलता है तो अजयन डर जाता है, क्योंकि बंदर मरने के बारे में उसे पता नहीं था। वो सोच रहा था कि उसका पापा ने यहीं पर चच्चू को दफना दिया होगा। फिर आगे अपर्णा ये सेल्फी शॉट में ही फोटो से पेड़ पर रेडियो को नोटिस कर लेना दर्शा रहा था कि अपर्णा कैसे हर छोटी चीज पर गौर करने वाली, ध्यान देने वाली या कई बारीकियों पर ध्यान देने वाली, उसके लिए अब शब्द नहीं मिल रहा यार, उस टाइप की व्यक्ति है। इसीलिए आगे जाकर इन लोगों का इतना बड़ा सीक्रेट का पता लगा लेती है और इनका कैरेक्टर के बारे में हमें स्टार्टिंग में ही हिंट दे दिया था। नेक्स्ट, अप्पू पिल्लै की डोर लॉक खराब होना, बहुत से लोग इसे नोटिस किए नहीं होंगे, पर इसके बारे में अप्पू पिल्लै 2-3 बार कहा है। मेकर्स ने इसके ऊपर भी काफी ध्यान दिया है, क्योंकि वो लॉक खराब होने की वजह से अपर्णा उस रूम में जा पाती थी भाई। नेक्स्ट, पेड़ों से चच्चू का खिलौना गिरना, चच्चू और बंदरों की दुश्मनी का संकेत। नेक्स्ट, सुमा दत्तन को हम 3 साल पहले भी और प्रेजेंट टाइम में भी हाथ में एक रुमाल बांधते हुए देखते हैं, जिसके बारे में किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। लेकिन आपको ये डायलॉग याद है? दरअसल वो घर में ही छुप के बम बनाया करता था, एक दिन बम बनाते वक्त अचानक हाथ में ही पड़ गया। जी हाँ, इसीलिए वो हाथ में रुमाल बांधता था और ये सीन में हम वो देख भी पाते हैं, अच्छा डिटेलिंग था। नेक्स्ट, चच्चू का गन चलाने वाली बात थोड़ा अजीब सा लगता है ना, एक बच्चे कैसे गन निकाल के उसे लोड करके ऑन लग करके फिर फायर करना। पर भाई इसका भी डिटेलिंग हमें कई जगह देखने मिल जाता है। एक तो स्टार्टिंग में वो वीडियो गेम खेल रहा था, वो भी शूटिंग वाला। दूसरा, आगे हमें उसे एक खिलौना वाली गन के साथ खेलते हुए भी देख पाते हैं। और तीसरा, ये डायलॉग। चच्चू को एक गेम बहुत पसंद था, उस गेम का नाम
नाम याद नहीं आ रहा है। सुबह उठते ही खेलना शुरू। इसे आप मिस कर दिए थे ना, आगे की वही ट्विस्ट के लिए वो चच्चू और गन का रिश्ता स्टार्टिंग से दिखाते आ रहे थे। तभी तो भाई एक बंदर को मारने के बाद भी वो गन अपने साथ ले जाता है और इसीलिए भी चच्चू के रेफरेंस में आखिर में हमें ये शॉट दिखाया जाता है। ये बंदर और किसी को नहीं, चच्चू को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसे कि अब सुग्रीव कह लो या कोई नटखट बंदर जो उसके बारे में अच्छा बुरा जाने बिना गन लिए घूम रहा है, जैसे कि चच्चू। भाई काफी दिनों बाद फिर से ऐसा एक मूवी देखने मिला जिन्होंने की डिटेलिंग के ऊपर भी काफी ध्यान दिया है। मजा आ गया भाई। क्या आपने भी इसके अंदर ऐसा कुछ डिटेल्स को नोटिस किया है और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो भाई बस अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। जो सच्चाई किसी काम की नहीं, उसे जल का राख होने दो।